बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे, जहाँ पर फरियादों की फरियाद सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का तत्काल निर्धारण करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। आज भी गोरखपुर को कई सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। प्रेक्षागृह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनेंगे और उन समस्याओं का तत्काल निवारण करने को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी करेंगे। दरअसल गोरखपुर दौरे पर जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। आज गोरखपुर के दौरे पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जनता दरबार लगाएंगे। 80 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है। आज भी गोरखपुर को कई सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएंगी। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जनता दरबार अब से कुछ ही देर में लगाया जाएगा, जिसमें फरियादियों की फरियाद सुनी जाएगी। गोरखपुर से अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जबकि लखनऊ से ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अमित आपके पास आऊंगा। जनता दरबार अब से कितनी देर में लगेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी वो गोरखपुर अपने प्रवास पर आते हैं तो उसके दूसरे दिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं। ये जनता दरबार ऐसे लोगों के लिए रखी जाती है जो अपने निकट स्थानों से जो परेशान होते हैं, जिनकी सुनवाई होती है, वो मुख्यमंत्री उनका जनता दरबार में उनकी बात सुनते हैं और तकरीबन 8 बजे के करीब वो जनता दरबार लगा लेते हैं और संभवतः जनता दरबार वो लगा चुके होंगे और अपने वो कार्यालय में जा चुके होंगे। और अगर उनके आज कार्यक्रम की बात करें तो आज वो नगर निगम के तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी चले, बिल्कुल अमित बने रहिए। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विकास को लेकर फोकस हैं, विक्रम मैं आपके पास आऊंगा। जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर पहुंचते हैं कोई ना कोई सौगात साथ लेकर जाते हैं। कितनी तस्वीर अब गोरखपुर की बदलती दिखाई दे रही है? की कहीं वो ज्यादा सही होगा। अब जब से मुख्यमंत्री ने लगातार जब से पूर्वांचल के दौरे लगातार मुख्यमंत्री को देखने को मिलते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि पूर्वांचल के लिए कई बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होती हैं। क्योंकि देखिए, विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं लंबे समय से पूर्वांचल दूर था। जिस तरीके से पश्चिम का विकास हुआ, जिस तरीके से अवध का विकास हुआ, उस तरीके से पूर्वांचल में विकास उस तरीके से नहीं हो पाया था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब से लगातार पूर्वांचल की जो समस्याएं थी उन सभी को बड़े स्तर पर खत्म करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। अगर पूरे कार्यकाल के आधार पर भी अगर देखा जाए तो कई बड़ी सड़कें और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वांचल में को अलग अलग जगहों से जोड़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी बात हो, या गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक वे बन रहा है उसकी बात हो, ये सारी चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि पूर्वांचल पे एक बड़े स्तर पर फोकस है। पूर्वांचल जो विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है लंबे समय से, उसको मुख्य धारा में लाने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में जब भी वो पूर्वांचल की जो दौरे पर होते हैं, जिस जिले के दौरे पर होते हैं, वहाँ पर कई योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जाती है या उनका शिलान्यास या लोकार्पण किया जाता है। आज भी गोरखपुर में नगर विकास से जुड़ी हुई कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। और ऐसी कई योजनाएं भी पाइपलाइन में हैं, जिनको भी आगे चलकर और भी बढ़ाया जाएगा, उनकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि बड़े स्तर पर विकास कार्य हो रहा है, चाहे चौड़ों जो है रोडों के चौड़ीकरण की बात हो या जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं हैं खासतौर पर जो नगर विकास विभाग के तहत लोगों को मिलनी चाहिए, उनसे जुड़ी हुई योजनाएं हो, वो सभी चीजें बृहद स्तर पर चलाई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उसको बड़े स्तर पर समय के साथ पूरा करने का काम। यानी कुल मिलाकर पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की भी मंशा है कि न सिर्फ वाराणसी और उसके आसपास के इलाके बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो और उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।
आज देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पूर्वांचल पे ही को पूरी तरीके से विकसित करने का फोकस है। हालांकि पूरे प्रदेश में विकास कार्य बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन पूर्वांचल, जैसे मैंने बताया अभी, कि ज्यादातर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके से मुख्य धारा जो विकास की होती है उसके तहत जिस तरीके से पूर्वांचल को होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित था लंबे समय से। तो उसको सही करने का काम, उसको मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो रोडों के, सड़कों के जाल बिछाए जाने को लेकर हो, या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी अब जिस तरीके से लगातार वहां पर और मजबूत किया जा रहा है, और खासतौर पर जिस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं, उसमें लाभार्थियों को लाभ दिए जाने को लेकर हो, टांगिया के जो लोग हैं वहां पर बड़े स्तर पर रहते हैं, उनको सही किए जाने को लेकर, उनके जीवन स्तर को सही किए जाने को, इंसेफ्लाइटिस जो लंबे समय से बीमारी पूर्वांचल में चल रही थी उसको खत्म किए जाने को लेकर, तो ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से पूर्वांचल पिछड़े। चले बिल्कुल, यानी कि पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की तैयारी सरकार की तरफ से, और लगातार एक के बाद एक विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। कभी शिलान्यास किया जा रहा है तो कभी लोकार्पण किया जा रहा है। आप विक्रम बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। और अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। बम किसी धर्म या जात को नहीं देखता। आतंकियों के पास से बम, गोला बारूद बरामद किए गए। दरअसल आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से न सिर्फ निशाना साधा गया, बल्कि आतंकी गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी ऐसी गतिविधियों में शामिल होगा, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगे। एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हम मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें बेपर्दा कर दें। और ऐसे तत्वों का कहीं समाज में रहते हैं तो उनका। और चलिए इस वक्त सीधी तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की शिकायतों को सुनते हुए इन शिकायतों का तत्काल समाधान करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि जो समस्याएं तत्काल जिनका निवारण हो सकता है उनका निपटारा फौरन किया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप गोरखपुर की देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार शुरू हो चुका है,
लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है। आज गोरखपुर के जनता को कई सौगात देंगे। पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तकरीबन गोरखपुर में 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जनता दरबार की। यहाँ पर बड़ी संख्या में चाहे पुरुष फरियादी हों, महिला फरियादी हों, वो पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए, और मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें भरोसा दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाएगा। फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के सामने इन लोगों की तरफ से अपनी समस्याएं रखी जा रही हैं। उधर खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक है। 16 जुलाई को यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। बैठक का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली करेंगे। इस अहम बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्य समिति के सदस्य वर्चुअली अहम बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 16 जुलाई को यह बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता वर्चुअली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई है कि कार्य समिति के सदस्य वर्चुअली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी लगातार बैठकों के जरिए अपनी रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर इस खबर पर लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़े हैं। विक्रम, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश अब फुल एक्शन मोड में आ चुका है, चुनावी मोड में कह सकते हैं आ चुका है, और बीजेपी जिस तरह से रणनीति अख्तियार कर रही है उसका सीधा मकसद है कि चुनाव को लेकर कोई कमी बाकी न रहे। देखिए, तैयारियों के आधार पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की तैयारी लंबे समय से और बड़े मजबूत तरीके से चल रही है और लगातार बैठकों का सिलसिला है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक की लगातार बैठकों का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में स्थिति को मजबूत करने के हिसाब से चल रहा है। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं और अब 16 तारीख को फिर से कार्य समिति की बैठक होनी है। कार्य समिति की बैठक में जो राजनीतिक एजेंडे होंगे उनको पूरी तरीके से रखा जाएगा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम आगे बढ़ाना है। अभी तक की स्थितियों के आधार पर बात की जाए तो चीजें पूरी तरीके से जो बीजेपी अपने स्तर से जनता के बीच में जाने का प्रयास लगातार कर रही है और अपने एजेंडों को बताने का काम लगातार जनता के बीच में किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन अब आगे राजनीतिक किन मुद्दों के आधार पर आगे जाना, क्योंकि कई बैठकें इस बीच में भी हो चुकी हैं। संघ की बैठक जहां चित्रकूट में हुई थी तो वहीं पर लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व की भी बैठकें हुई हैं। बी एल संतोष की जो दूसरी बैठक हुई थी उसके बाद से अभी तक की कोई बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो ऐसे में उन जो बी एल संतोष की बैठक से जो बात का फीडबैक आया था उसके आधार पर किस तरीके से आगे के एजेंडे तय किए जाए, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सुनील बंसल इसमें मौजूद रहेंगे, जितने भी कार्य समिति के पदाधिकारी हैं वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे और राजनीतिक मुद्दों के आधार पर कैसे जनता के बीच में जाकर अपनी पकड़ मजबूत करनी है उसको लेकर पूरी चर्चा इस बैठक में की जाएगी और कई प्रस्ताव भी हैं ऐसे संगठनात्मक स्तर के जिनको इस समिति की बैठक में रखा जाएगा। चले बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी बैठक है, 16 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है। उधर बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आज सपा एमएलसी के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। आज लखनऊ पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी के मुखिया ये महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंचायत चुनाव में हार पर मंथन भी होगा। पार्टी को धोखा देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी लगातार अब चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज सपा एमएलसीओ के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसमें रणनीति पर मंथन किया जाएगा। साथ ही जिन पदाधिकारियों ने पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ एक्शन को लेकर तैयारी भी है। विक्रम, लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाए और वो कौन कौन से पदाधिकारी, तकरीबन कितनी ऐसी संख्या हो सकती है जिन पर गाज भी गिर सकती है? विक्रम,
क्योंकि गाज गिरना अभी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गाज गिरने की स्थिति जो थी उनमें 11 जिला अध्यक्षों को पहले से ही अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा के पदमुक्त कर दिया है। और अभी की स्थिति की बात की जाए तो इस समय पूरी तरीके से समीक्षाएं चल रही हैं और आगे की रणनीति क्या है उसके आधार पर चर्चा की जा रही है। कौन कौन से लोग किन किन जगहों से, जैसे छोटे दलों को जोड़े जाने को लेकर जो बात चल रही है उसमें जितने भी बड़े नेता हैं खासतौर समाजवादी पार्टी के, वो किन किन लोगों के टच में है इसको लेकर चर्चा की जा रही है। पार्टी को किस तरीके से और मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चा की जा रही है। जनता के बीच में किस तरीके से जाया जाए इसको लेकर चर्चा की जा रही है। अलग अलग संगठनों के साथ अलग अलग जो मोर्चे हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ लगातार अखिलेश यादव की बैठकें चल रही है। और आज इसी क्रम में एमएलसीओं के साथ अखिलेश यादव बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं उनके साथ अखिलेश यादव की बैठक होगी और इसमें 10 बजे बैठक होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक 10 बजे शुरू होगी, जिसमें कि आगे के एजेंडे क्या होंगे खासतौर पर, क्योंकि अगर विधान परिषद की भी बात की जाए तो विधान परिषद में भी लगातार समाजवादी पार्टी के नंबर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। और ऐसे में जो एमएलसी हैं अभी, उनकी जनता के बीच में किस तरीके की स्थिति बनी हुई, क्योंकि विधायकों की भी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ इतने ज्यादा विधायक नहीं है, एमएलसीज भी इतने ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में एमएलसीज का जो निधि होती है उसके आधार पर जनता से कितना ज्यादा जुड़े हैं एमएलसी अभी तक की, सभी चीज पर चर्चा होगी। और उनके क्षेत्रों की क्या स्थिति, उन सब चीजों को लेकर आज इस बैठक में अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। चलिए बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। फिर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय में 10 बजे ये बैठक करने जा रहे हैं। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में अब 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कांवड़ यात्रा में कोविड नियमों का पालन करना होगा। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए RT-PCR रिपोर्ट भी जरूरी की गई। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर हरी झंडी दी जा चुकी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। साथ ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट ले जाना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन SOP जारी कर दी गई है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सभी कांवड़ियों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा, यानी कि नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। और इसी के आधार पर कांवड़ यात्रा को मंजूरी भी दी गई है। यानी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है कि हमें लोगों के जान की सुरक्षा की भी चिंता है, आस्था भी, लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कांवड़ियों को RT-PCR टेस्ट अपने साथ ले जाना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई। इन सभी कांवड़ियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। हालांकि उत्तराखंड में धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। कोरोना की वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा। अवधेश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, ये तो तय है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से होगी, लेकिन जो प्रोटोकॉल जारी किया गया है उस प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने को लेकर अधिकारियों की मुस्तैदी कितनी देखने को मिल सकती है? जी अर्षद जी, हम आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा था कि कोरोना महामारी के दौरान से कांवड़ यात्रा पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से दोबारा फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। और वहीं उसने जो है यूपी सरकार ने हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की सरकारों से बात करेगी, जिसको लेकर के कोविड के जितने भी लोग कोरोना उसमें कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे उनका सबसे पहले RT-PCR जांच कराई जाएगी, जिसको लेकर के निगेटिव आने के बाद ही उनको उसमें कांवड़ यात्रा में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जितने ये हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, इनकी सरकारों से पहले सरकार बात करेगी। जब उनकी निगेटिव आएगी रिपोर्ट, तभी जाकर के उनको कांवड़ यात्रा में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। जी बिल्कुल। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर तो कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड सरकार किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि हम आस्था के साथ खिलवाड़ भी नहीं होने देंगे और लोगों के जीवन को भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने? जी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई हुई तब से चुनौतियों का सामना करती हुई चली आ रही है और लगातार
हम अगर बात करें तो लगातार उनके कार्य को लेकर के लगातार प्रभावी भी रहे हैं और उनको जो है वहीं जाकर के काफी हद तक जो है वो भी मिला है, प्रोत्साहन भी मिला हुआ है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पड़ोसी राज्यों से संपर्क भी करेगी और जिसको कोरोना पॉजिटिव जिसकी पॉजिटिव आएगी उसको कांवड़ यात्रा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ये चलो बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराए जाने को लेकर निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है और कांवड़ यात्रा भी धूमधाम से निकले, इसको लेकर भी प्रशासन को खास निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया इससे खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर आज से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी। 3 दिनों तक ये महत्वपूर्ण बैठक चलेगी। राम मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल मंदिर निर्माण और मंदिर की सुरक्षा को लेकर ये बैठक होनी है। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या धाम पहुंचकर नृपेंद्र मिश्र ने रामलला के दर्शन भी किए। वहीं सर्किट हाउस में अयोध्या डीएम और एसएसपी से उन्होंने मुलाकात भी की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होने जा रही है। अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं नृपेंद्र मिश्र, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने डीएम और एसएसपी से मुलाकात भी की है, उनसे बातचीत भी की है, मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों तक राम मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक है, जिसमें मंदिर निर्माण और सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र अयोध्या के जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात करते हुए। अनुज हनुमत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अनुज, मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरह से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी इस पर मंथन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और कुछ ही देर बाद जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्र जो पहुंचे हैं अयोध्या में बैठक को लेकर के, वो राम जन्मभूमि परिसर में जो निर्माण चल रहा है राम मंदिर का, उसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो कार्यशाला का भी निरीक्षण करेंगे राम सेवकपुरम में, जहाँ पे कार्यशाला का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे निर्माण चल रहा है, वो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसका निरीक्षण करने के बाद ये स्थिति टटोली जाएगी कि आखिर इतने दिनों तक जब कोविड काल था तो किस तरीके से काम हुआ है। और एक विशेष बात यह है कि दोपहर 1 बजे राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो है उसकी बैठक भी होनी है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो सर्किट हाउस में होगी। अब सबसे बड़ा विषय ये है कि इसमें महासचिव चंपत राय और अनिल जैन भी रहेंगे। कहा यह भी जा रहा सूत्रों द्वारा कि जो रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्र में, उससे जांच पे उससे बात हो सकती है। नृपेंद्र मिश्र सीधे दिल्ली से ही आए हैं तो इससे बात हो सकती है, लेकिन ये महज संयोग नहीं है। चित्रकूट में संघ की बड़ी बैठक समाप्त होती है जिसमें चंपत राय आते हैं, उन्हें उनसे लेखा जोखा लिया जाता है, रिपोर्ट उनसे प्रस्तुत की जाती है और इसके बाद सीधे बैठक की तारीख तय हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा मामला है और तस्वीर बहुत बड़ी आने वाली है अगले 2 दिनों में, क्योंकि अयोध्या में निर्माण समिति की बैठक जिस तरीके से शुरू होने ही वाली है, उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय ये भी होगा कि अयोध्या में जो विवाद जन्म लिया था उसमें किस तरीके से नृपेंद्र मिश्र बात करते हैं, क्योंकि वो सीधे प्रधानमंत्री के व्यक्ति के तौर पे शामिल है इस पूरे तीर्थ ट्रस्ट में। तो अब देखना होगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लखनऊ और कानपुर में आतंकी पकड़े गए, उसके बाद अयोध्या में जो सुरक्षा चल रही है उसको लेकर के भी बैठक में बिंदु प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दर्शकों के लिए जानकारी ये है कि महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में चंपत राय और अनिल जैन दोनों उपस्थित रहेंगे और हो सकता है कि जो भी सदस्य हैं उनकी बातचीत हो सकती है। सीधे नृपेंद्र मिश्र वहां पे बातचीत करेंगे और जो सूत्र हैं उनकी जानकारी के अनुसार भैया जी जोशी जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी नजर रख रहे हैं इस बैठक पर और बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। चलिए, बिल्कुल बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है। और अनुज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक जो मंथन होगा उसमें कई एजेंडों को ध्यान में रखकर बातचीत भी की जाएगी, लेकिन जैसे आपने कोरोना काल के दौरान मंदिर निर्माण कार्य में गति धीमी होने की बात जो कही है, इसको लेकर क्या निर्देश भी जारी हो सकते हैं कि मंदिर निर्माण के काम में और ज्यादा तेजी लाई जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजी लाने की पूरी बात वहां पे होगी और ये भी कोशिश की जाएगी कि कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे गति धीमी हुई है। हमें ये भी भूलना नहीं होगा क्योंकि सरकार की प्रमुख एजेंडे में है राम मंदिर निर्माण और ये भी कहा जा रहा है कि ये एकदम से बिल्कुल निश्चित है कि जो भी बैठक हो रही है लगातार, वो बैठक इन्हीं बिंदुओं पर है कि कैसे जल्द से जल्द सकुशल निर्माण पूरा कराया जाए। लेकिन चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अनुज इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो कि 3 दिनों तक चलेगी।
उधर 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को काशी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम के दौरे से पहले काशी पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। शनिवार को काशी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचकर हाजिरी लगाई। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता की खुशहाली की कामना की। यहां से निकलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस रवाना हो गए। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के 15 जुलाई के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर सीएम योगी ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने एक एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर खुद व्यवस्थाओं को परखा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान कहीं कोई चूक ना हो जाए। 15 जुलाई को काशी जाएंगे पीएम मोदी। काशी से मिशन 2022 का होगा आगाज। पीएम वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में एक लंबे अरसे के बाद पहुंच रहे हैं। इससे पहले देव दीपावली पर पीएम काशी पहुंचे थे। इसलिए पीएम स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहे तमाम कार्यों की समीक्षा करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर काशी की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। 1200 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 736.38 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। शिवलिंग के आकार के रूप में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को जापानी कंपनी ने 186 करोड़ की लागत से बनाया है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड के एमसीएच विंग का पीएम उद्घाटन करेंगे। 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का उद्घाटन होगा। वाराणसी से गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में और भी कई विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे, क्योंकि काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि पीएम के इस दौरे को यूपी में विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे से यूपी में मिशन 2022 का आगाज कर रहे हैं। इसलिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।